गुड मॉर्निंग, वेलकम टू फिजिक्स अड्डा। आज जो हम लोग पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं वो पॉइंट है बेसिकली ग्रेविटेशन पढ़ने जा रहे हैं। और ग्रेविटेशन में जो पहला पॉइंट है, सबसे पहले इसको आपको समझना होगा। इससे इस यूनिवर्स में जितना भी पार्टिकल है, हर पार्टिकल के बारे में आप बोल सकते हैं ईच पार्टिकल कंटेन्स सम मास। अगर पार्टिकल के पास मास है तो मास के कारण वो दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा, ऑलवेज अट्रैक्ट करेगा। तो मास के कारण जो अट्रैक्शन होगा, जैसे हम और एक दूसरे पर्सन के बीच, मान लो हमारे बगल में एक पर्सन बैठा हुआ है, तो उन दोनों का कुछ ना कुछ मास है, लेकिन उन दोनों के बीच भी अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। चूँकि मास का मैग्नीट्यूड कम है, इसीलिए इफेक्ट का पता नहीं चलता है। इन जनरली हम लोग को जो इफेक्ट का पता चलता है वो तब चलता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से दूर है और अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ये हम लोग को तब ग्रेविटेशन फोर्स का पता चलता है। वैसे नहीं पता चल पाता है कि जैसे एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच जो फोर्स लग रहा है इसके मासेस के कारण, ये हम लोग को पता नहीं चल पाता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होता है बहुत कम होता है। तो इन जनरली अगर बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसके कारण एग्जर्ट होता है, तो एक बात तो क्लियर हो गया, इट इज़ एग्जर्टेड ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स ऑफ टू मासेस। अगर हम डिफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशन की बात करें तो क्या है डिफिनेशन, देखिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। यानी दो बॉडी के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगे किसके कारण, ड्यू टू देयर मासेस, दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स। तो एग्जैक्टली ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है समझ के, दो ऑब्जेक्ट के मासेस के कारण जो लगने वाला फोर्स है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जो हम लोग आएंगे कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, तो देखिए ये चीज़ हमेशा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी वही है कि एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल विथ अ फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to a square of distance between them। यानी इस यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल हैं, हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करते हैं। ये इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कंसीडर करते हैं एक पार्टिकल, इसका मास है m1 और दूसरा पार्टिकल है, इसका मास है कितना, m2। दूसरा पार्टिकल का मास कितना दिया हुआ, m2, एंड सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल दिया हुआ r। तो इन दोनों मासेस के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, वो अट्रैक्शन फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर मासेस। यानी f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मास के। यानी अगर मास बढ़ेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स का भी वैल्यू बढ़ेगा। और दूसरा f इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यानी अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। जैसे बैक बेंचर्स की बात करें, उसके पास टीचर का साउंड कम पहुंचता है क्योंकि डिस्टेंस ग्रेटर रहता है तो साउंड कम पहुंचता है। उसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू भी क्या होगा, कम लगेगा। इसको अगर हम सॉल्व करें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर। जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव करते हैं तो कांस्टेंट टर्म आता है। तो f इज इक्वल टू g m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर। f इज इक्वल टू कितना, g m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ जो आप g देख रहे हैं, हेयर g इज कॉल्ड constant। Here g is called constant, which is also called gravitational constant force। gravitational constant force, which is also called gravitational constant force। या g का वैल्यू कितना होता है, g का वैल्यू फिक्स होता है, g इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 पे पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ऐसा यूनिट ऑफ g की बात करें तो वो क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। क्लियर है कंसेप्ट? ये था, दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एक बार फिर से इसको रीडिंग करते हैं। क्या बोल रहा है कि अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू मासेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर मासेस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको जब सॉल्व करेंगे तो F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ g कांस्टेंट है जिसको हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोलते हैं। अब देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है मास के कारण। दूसरा ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के लिए दोनों ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आना पड़ेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, यानी अगर मास का वैल्यू बढ़ेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ेगा। इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इसका मतलब ये हो गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है डिस्टेंस बढ़ने पे ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू घटेगा। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से जितना नज़दीक रहेगा उस पर ग्रेविटेशन फोर्स उतना ज़्यादा लगेगा, और जितना दूर रहेगा उस पर ग्रेविटेशन फोर्स इतना ही कम होगा। इट इज़ द स्मॉलेस्ट फोर्स। ये इस यूनिवर्स का सबसे क्या है, स्मॉलेस्ट फोर्स है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्या बोल रहे देखिए, इफ़ डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल इज़ डबल, दो पार्टिकल के डिस्टेंस को डबल कर दिया गया तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है एग्जैक्टली, F इज इक्वल टू ये फॉर्मूला g m1 इंटू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर आपको किसको डबल करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल यानी r को डबल करना है, तो यहाँ पे अगर हम F1 लिख दें और ये F2 लिखें तो F2 इज इक्वल टू क्या करेंगे, g m1 इंटू m2 बाई r को डबल करना है यानी 2r करेंगे, 2r का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा g m1 इंटू m2 बाई 4r स्क्वायर। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/4 इंटू F2, 1/4 इंटू F1 सॉरी। तो F2 इज इक्वल टू कितना हो गया, F2 इज इक्वल टू F1 बाई कितना 4। यही स्टेटमेंट भी था। देखिए क्या है स्टेटमेंट, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल इज़ डबल, अगर दो पार्टिकल के डिस्टेंस को आप डबल करते हैं देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन बिकम 1/4। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि F2 कितना हो गया, F2 जो है F1 का 1/4 हो गया। F2 इज इक्वल टू F1/4 यानी ग्रेविटेशनल फोर्स 1/4 हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या है देखिए, इफ़ डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल इज़ हाफ। तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है, तो यहाँ जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होगा F1 इज इक्वल टू g m1 इंटू m2, g m1 इंटू m2 बाई कितना r स्क्वायर। F1 इज इक्वल टू इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल इज हाफ, तो इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल इज हाफ तो F1 इज इक्वल टू g m1 इंटू m2 बाई r स्क्वायर। देन ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम 1/4। अब यहाँ पे देखिए डिस्टेंस को क्या करना है, हाफ करना है। डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल इज हाफ, तो हाफ कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, F2 इज इक्वल टू g m1 इंटू m2 बाय हाफ करने के लिए क्या करेंगे, r/2 करना होगा। हाफ ये हो गया स्क्वायर, तो फाइनली कितना हो जाएगा, ये होगा g m1 इंटू m2 बाय r स्क्वायर इंटू 4। तो यानी 4 टाइम्स ये इंक्रीज हो जा रहा था। F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू F1। तो ये हो गया आपका आंसर कि अगर डिस्टेंस को आप हाफ कर देंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स 4 टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये सेकंड क्वेश्चन था। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये क्वेश्चन है कि द मास अब जो क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं वो क्वेश्चन है आपको, द मास ऑफ अर्थ इज, यानी m1 दिया हुआ है। m1 कितना दिया हुआ, मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है। m2 यानी मास ऑफ मून, मास ऑफ मून कितना दिया हुआ है, 7.5 इंटू 10 टू द पावर 22 kg। ये है मास ऑफ मून। और r कितना दिया हुआ, डिस्टेंस है 3.84 इंटू 10 टू द पावर 5 km। तो मीटर में चेंज करेंगे तो 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। आगे आइए,
कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन देम। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस क्या होता है फॉर्मूला, F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बाई F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। तो g का वैल्यू अगर आप यहाँ से लेते हैं तो g का वैल्यू कितना है, g का वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। m1 मास ऑफ ये कितना है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 इंटू 7.5 इंटू 10 टू द पावर 22 बाय आर स्क्वायर। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ये डिस्टेंस दिया हुआ आपको 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8 उसका होल स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इसको सॉल्व करने का जो ईजीएस्ट मेथड है वो ईजीएस्ट मेथड क्या है, आपका जो पावर वाला टर्म अलग करेंगे 6 पॉइंट ये हो गया 67 इंटू 6 इंटू 7.5 ये एक जगह हो जाएगा, फिर 10 पे पावर 24 और 22 यानी ये हो गया 40 24 और 22 46 माइनस 11। तो 46 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 46 माइनस 11 ये 5 हो गया, ये 3 हो 35, ये हो गया 10 टू द पावर 35 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3.84 इंटू 3.84 इंटू 10 टू द पावर 16। ये फाइनली जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू लगभग कितना आता है, F इज इक्वल टू 2.01 इंटू 10 टू द पावर 20 न्यूटन। इसको सॉल्व करने का अगर पावर के फॉर्मेट में कोई भी टर्म जैसे 10 पे पावर a है और 10 पे पावर b है तो फार्मूला हो जाता है 10 पे पावर a प्लस b, यही फार्मूला का यूज़ करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, क्या है क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, वो बोल रहा है फिजिकल सिग्निफिकेंट ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है या इसका एप्लीकेशन कहाँ का। पहले देखिए, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सोलर सिस्टम मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, जैसे ये सन हो गया और सन के चारों ओर ये सन है, सन के चारों ओर जो प्लैनेट्स हैं ये आप सब जानते हैं कि इलिप्टिकल पाथ पे घूमते रहते हैं। ये जो घूमते रहते हैं तो इन दोनों के बीच कौन सा फोर्स काम करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। यानी ये जो सोलर सिस्टम जो मोशन कर रहा है ये किस फोर्स के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। दूसरा कि एटमॉस्फेयर जो है, द होल्डिंग ऑफ एटमॉस्फेयर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहेगा, मान लिया जाए अर्थ अपने सेंटर की तरफ किसी भी पार्टिकल को नहीं खींचेगा, ये एटमॉस्फेयर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये जो डस्ट है, पॉल्यूटेड गैस है, डिफरेंट ऑक्सीजन, ये सब ऊपर चला जाएगा। लेकिन अर्थ का ग्रेविटेशन इस सब को ऊपर जाने से क्या करता है, रोक लेता है तो एटमॉस्फेयर अर्थ के आसपास क्या रहता है, बना हुआ रहता है। फिर बोलता है फॉर द फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर के फ्लो होने में भी ग्रेविटेशनल फोर्स का काम है, बहुत ज़्यादा रोल है। रेनफॉल नीचे की ओर ही होता है, यहाँ भी स्नोफॉल भी नीचे होता है, यहाँ भी ग्रेविटेशनल फोर्स का काम है। मोशन ऑफ मून अराउंड द सन, यहाँ भी ग्रेविटेशनल फोर्स का काम है। आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले क्लास में हम लोग जब पढ़ेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ेंगे। लोग पॉइंट पढ़ने वाले हैं, वो पॉइंट है यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, आप कैसे यूनिट फाइंड करें। देखिए अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, जस्ट हमने पढ़ा है कि F इज इक्वल टू क्या फार्मूला है, F इज इक्वल टू फार्मूला है जी m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर। ये फार्मूला होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, जी m1 इंटू m2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपको एफ आर स्क्वायर। जी m1 इंटू m2 इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर। आपको किसका वैल्यू चाहिए, जी का वैल्यू चाहिए तो कितना हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2। एफ आर स्क्वायर बाई m1 फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, आर डिस्टेंस है जिसका ऐसा यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और मास का ऐसा यूनिट है kg, ये हो जाएगा kg स्क्वायर। तो जी का जो ऐसा यूनिट होगा वो होगा न्यूटन
मीटर स्क्वायर kg टू द पावर पर kg स्क्वायर। SI यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। क्लियर है कंसेप्ट? ये हो गया आपको यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर हम यहाँ पे बात करें, क्या बात करें कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फॉर यूनिट मास एंड यूनिट सेपरेशन। जैसे F इज इक्वल टू फॉर्मूला है G, F इज इक्वल टू G m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर। अगर मास को भी यूनिट लिया जाए यानी m1 भी क्या हो जाएगा 1 kg, m2 भी कितना लेंगे, m2 भी 1 kg लेंगे, और इसके बीच का जो सेपरेशन है r भी 1 मीटर लेंगे। तो इस केस में F इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, F इज इक्वल टू G m1 यानी 1 इंटू 1 बाय 1 स्क्वायर, यानी F का वैल्यू इस केस में कितना हो गया G के बराबर। ये कब पॉसिबल है, तो फॉर यूनिट मास एंड यूनिट सेपरेशन इफ या फॉर यूनिट मास इन केस ऑफ यूनिट मास एंड यूनिट सेपरेशन in case of unit mass and unit separation gravitational force is equal to gravitational constant. Gravitational force is equal to gravitational constant। अब एक पॉइंट और देखना है कि वाई कैपिटल G इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कैपिटल G को हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहते हैं। तो इसमें 3 फैक्टर्स डिपेंड करता है। पहला फैक्टर कि कैपिटल G का जो वैल्यू है वो ना तो मास पे डिपेंड करता है, ना ही नेचर पे, ना ही साइज पे, ना मास पे। यानी फर्स्ट पॉइंट हो गया G का वैल्यू इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर। किससे इंडिपेंडेंट है, नेचर से इंडिपेंडेंट है। दूसरा चीज़ मास से इंडिपेंडेंट है, ये नहीं कि ऑब्जेक्ट का मास m1 m2 की जगह m3 m4 कर देंगे तो G का वैल्यू चेंज हो जाएगा, इट ऑलवेज सेम। और क्या होता है, मास से ना ही साइज से, इस सब चीज़ से इंडिपेंडेंट है ग्रेविटेशनल। और दूसरा चीज़ टाइम से भी इंडिपेंडेंट है, सेपरेशन से भी, यानी G का वैल्यू डिपेंड ही नहीं करता है। जैसे आप यहाँ पे क्या देखे थे, F का वैल्यू डिपेंड कर रहा है G m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पर m1 m2 की जगह m4 m5 कर दें तो भी यहाँ कांस्टेंट के रूप में क्या लिखेंगे G, यानी मास चेंज हो गया फिर भी कांस्टेंट जो है वो वही रहेगा। इसी तरह अगर आप सेपरेशन को 3 टाइम्स कर दें 4 टाइम्स तो भी G उस पर इंडिपेंडेंट होता है। यानी कोई भी चीज़ कर लो G का वैल्यू ऑलवेज फिक्स। इस नेचर के कारण इट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आज के वीडियो में इतना ही।